तो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम एक नए लेक्चर के साथ आए हैं। ज्योग्राफी का लेक्चर है वो। नाम है उसका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसोर्स क्या होता है, ठीक है, रिसोर्स क्या होता है, ज़रूरी क्यों है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक, तो क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आइए शुरू करते हैं। हाँ, रिसोर्स क्या होता है, क्या कहा गया? तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन विच कैन वी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड। क्या हुआ कि कोई सी भी ऐसी चीज़ है, कोई सी भी चीज़ है जो हमारे इन्वायरमेंट में है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रिसोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब रिसोर्स क्या होनी चाहिए बेटा? पहला तो होनी चाहिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब कि आपके पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए। उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए आपके पास वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिकली फीजिबल, आपके पास पैसे होने चाहिए उस रिसोर्स को पाने के लिए। बिना पैसे के आपको वो रिसोर्स नहीं मिल सकता, इसलिए आपको क्या ज़रूरी है? आपको ज़रूरी है पैसे। उसके बाद आते हैं कल्चरली एक्सेप्टेबल। आपका जो कल्चर है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, उस टाइप के रिसोर्स को यूज़ करने के लिए एक्सेप्ट करे। ठीक है, उसमें कोई वो रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, उसे हम क्या बोलते हैं? कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, और यही कहते हैं रिसोर्स। अब देखो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स कोई सी भी चीज़, एवरीथिंग, हमारी जो कोई भी हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें कोई सी भी चीज़ जो भी अवेलेबल है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स। अब रिसोर्स तीन चीज़ होनी चाहिए। पहले तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसको यूज़ करने के लिए। फिर इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और उसके बाद आता है कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स। कितने टाइप्स के रिसोर्स होते हैं बेटा? तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स पहले आते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं देखते हैं। क्या हुआ? पहला होता है बाई ऑरिजिन। क्या होता है? बाई ऑरिजिन। ऑरिजिन के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऑरिजिन में पहला आता है बेटा बायोटिक। क्या आता है? बायोटिक। बायोटिक क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बायोटिक हो गया। अबायोटिक फैक्टर होते हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि जिनमें जीवन नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अबायोटिक। बाई एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब कि वो किस हिसाब से खत्म हो सकते हैं, नहीं हो सकते, उस चीज़ के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे आपका आता है रीन्यूएबल, मतलब कि रीन्यूएबल की ऐसे रिसोर्स होते हैं बेटा जिनको आप फिर से यूज़ कर सकते हो, जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, जो कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे आपकी सनलाइट हो गई या और आते हैं विंड एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, ये आपके रिन्यूएबल में आते हैं। फिर आता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल होता है कि जो रिन्यू नहीं कर सकते हो आप, मतलब कि अगर ये एक बार खत्म हो गया, ठीक है, तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इसको फिर से रिप्लेनिश होने के लिए। उसके बाद है बाई ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से कि मालिकाना हक उसका किस पे है, किसके पास उसका ज़्यादा से ज़्यादा हक है, उसके हिसाब से पहला आता है इंडिविजुअल। ठीक है, क्या आता है? इंडिविजुअल, मतलब कि किसी एक के द्वारा अगर वो रिसोर्स ओन किया गया हो तो उसे हम इंडिविजुअली कहते हैं। उसके बाद आता है कम्युनिटी, मतलब कि कम्युनिटी के द्वारा ओन किया गया हो, कई लोग मिल के उसको ओन कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी ओन्ड। ठीक है, फिर आता है नेशनल रिसोर्स। देश के अंदर का जो रिसोर्स है, जैसे इंडिया का जो रिसोर्स होगा तो वो इंडियन रिसोर्स ही माना जाएगा, वो किसी और का हक नहीं होगा, किसी और कंट्री का। तो हम क्या बोलते हैं बेटा? नेशनल रिसोर्स। और उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है? इंटरनेशनल रिसोर्स होता है बेटा कि जिनमें सारे कंट्रीज़ का बराबर से हक होता है। जैसे अंटार्कटिका में है, वहाँ पे क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सारे कंट्रीज जा सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? इंटरनेशनल रिसोर्स हो जाएगा, उसमें सभी का बराबर से हक माना जाता है। ठीक, उसके बाद आता है बाई स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि भाई डेवलपमेंट के स्टेटस के हिसाब से यहाँ पे देखा जाता है कि आपका जो रिसोर्स है डेवलप है कि नहीं है, अंडर डेवलप है या फ्यूचर में मिलेगा आपको। ठीक, तो आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होते हैं? पोटेंशियल ऐसे रिसोर्स होता है बेटा कि जिन पे इतना पोटेंशियल है जो आपकी एनर्जी को, मतलब आपकी एनर्जी के नीड को फुलफिल कर सकती है। जैसे अगर आपने देखा कि जो एच हाइड्रोजन है कहाँ से मिलता है? हमें वाटर से। अब अर्थ है 70% क्या है हमारा अर्थ? वाटर से कवर है, तो उसमें इतना ज़्यादा हाइड्रोजन मिल सकता है कि आपकी पूरी एनर्जी के नीड्स को फुलफिल कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या था? डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है? जिनको हमने फाइंड कर लिया है और वो यूज़ में भी हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? डेवलप्ड रिसोर्स। जैसे कोल यूज़ कर रहे हैं हमने फाइंड कर लिया है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कितनी है, ठीक है, और हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। स्टॉक क्या होता है? कि अभी स्टॉक में है, अभी हमने कोई यूज़ स्टार्ट
कर चुके हैं थोड़ा बहुत, या अभी भी बाकी है इनका अच्छे से यूज़ करना, ठीक है। रिजर्व क्या होता है कि हमने बचा के रखा है, हम इन्हें क्या किया, हमने बचा के रखा है कि ये अभी यूज़ में नहीं है, बाकी आगे चल के यूज़ में आ सकते हैं। तो ये आपके सारे टाइप्स ऑफ रिसोर्स हो गए, किस हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। तो हम अगर हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बताओ व्हाट इज सस्टेनेबल। आपने बहुत बार पढ़ा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या होता है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। देखो सिंपल है, ऐसा डेवलपमेंट करो जो आपके इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, आपके इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, और जो डेवलपमेंट हो वो अभी जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो वो फ्यूचर के नीड को, नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। मतलब कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे उसके साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सिंपल सा है कि ऐसा डेवलपमेंट करो कि अभी तो आपका डेवलपमेंट हो रहा है इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हुए, और फिर आगे चल के फ्यूचर नीड्स को या फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसी चीज़ को देखते हुए एक समिट बिठाई गई, ठीक है। एक समिट बिठाई गई जिस समिट का नाम क्या था, रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट। ये कब था बेटा, 1992 में था। इसमें क्या बोला गया, इसमें सबसे पहले 108 हेड्स ऑफ स्टेट इकट्ठे हुए, कितने, 108 हेड ऑफ स्टेट इकट्ठे हुए, और गवर्नमेंट कहाँ पे इकट्ठे हुए, ब्राज़ील में। कहाँ पे, ब्राज़ील में इकट्ठे हुए। इन्होंने बोला कि भाई किस हिसाब से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनी सोसाइटी में लागू कर सकते हैं, किस हिसाब से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट रह सके, डैमेज ना हो, ठीक है। समिट वॉज कॉन्वेंट कहाँ गया, ठीक है। Summit was convened for the addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level। मतलब कि इस समिट में बोला गया कि किस हिसाब से आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है, हमें मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और साथ में कि जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ग्लोबल लेवल पे हो जाए, किस पे, ग्लोबल लेवल पे, ठीक। उसका द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। इन्होंने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल देखा और एक एजेंडा लेकर आए जिसका नाम क्या था बेटा, एजेंडा 21, जो हमें बताता है कि किस हिसाब से हमें 21st सेंचुरी में डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। आगे अब एजेंडा 21 क्या होता है, तो बताओ इसका गोल क्या था, एजेंडा 21 का गोल क्या था, किसी को पता होगा, भाई पता होगा, आपको पढ़ा होगा आपने एक बार, है ना। तो क्या होता है, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय बैलेंसिंग इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स। मतलब कि आप इस एजेंडा 21 के हिसाब से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हो, और बैलेंस करके मतलब कि जो इन्वायरमेंटल है, सोशल है, इकोनॉमिक है, इन सब नीड्स को, मतलब कि आपकी इन्वायरमेंट क्या चाहते हैं, आपके सोसाइटी क्या चाहती है, आपकी इकोनॉमिक नीड कैसी है, उन सब चीज़ों को बैलेंस करके आपको डेवलपमेंट करना है। तो वो पहले कौन बोलता है, ये चीज़ बोलता है एजेंडा 21, ठीक। उसके बाद कोर फोकस एरिया, सबसे ज़्यादा इसमें फोकस कहाँ किया गया, तो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया बेटा कॉम्बैटिंग पॉवर्टी एंड चेंजिंग कंजप्शन पैटर्न। मतलब कि सबसे बोला गया कि इसमें अगर आपको चेंज करना है तो आप सबसे पहले करोगे पॉवर्टी चेंज करोगे। क्या करोगे, पॉवर्टी किस हिसाब से है, जो कंजप्शन पैटर्न है किस हिसाब से लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उस पैटर्न को हमें चेंज करना होगा। हमें एयर को प्रोटेक्ट करना होगा, हमें क्या करना होगा, एयर को प्रोटेक्ट करना होगा, मतलब एयर पॉल्यूशन ना हो। हमें लैंड को प्रोटेक्ट करना होगा, हमें वाटर को, फॉरेस्ट को, बायोडाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर जब तक ये प्रोटेक्ट नहीं होंगे तब तक आप नहीं बोल सकते कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक। उसके बाद में प्रमोट करना आपको हेल्थ और सस्टेनेबल पॉपुलेशन लेवल, ठीक है। हेल्थ और सस्टेनेबल पॉपुलेशन लेवल को भी आपको क्या करना है, प्रमोट करना है, मतलब कि आपकी हेल्थ सही हो, पॉपुलेशन उतनी जल्दी फास्टली इंक्रीज ना हो, ठीक है। डेवलपिंग अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, मतलब कि जो एनर्जी रिसोर्स है उसको आपको मतलब कि आपको कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। जैसे मान लो आप कोल पे अभी डिपेंड हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर कोल खत्म हो गया तो उसके अल्टरनेटिव में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कई जगह आप यूज़ भी होता है, वाटर एनर्जी यूज़ कर सकते हो, मतलब हाइड्रो एनर्जी, या आप यूज़ कर सकते हो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक। उसके बाद है इंटीग्रेटिंग इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट डिसीजन मेकिंग। क्या हुआ बेटा कि आप अगर कोई डिसीजन बना रहे हो तो आप अपने इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए आप उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करोगे या बनाओगे, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है एजेंडा 21 के बाद, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। क्या होता है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग किया गया। आप देखो सिंपल सा रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो
ठीक है, आपको कहीं ट्रिप पे जाना है अपनी फैमिली के साथ, तो आप फैमिली के साथ बैठोगे, आप पहले क्या करोगे, प्लानिंग करोगे कि कैसे कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे क्या खाना है, कहाँ पे घूमना है, सारी चीज़ें प्लानिंग करते हो ना, प्लान तरीके से आप करते हो ट्रिप अपनी। तो वैसे यहाँ पे भी हमारी जो रिसोर्स है उसको किस हिसाब से हमें यूज़ करना है, किस हिसाब से हमें उसे हमें मिलेगा वो, ठीक। तो वो प्लानिंग हुई। पहले क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन, क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट बेटा, क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। सिंपल सा है, इसमें आप क्या करते हो, आप सर्वे करते हो, आप मैपिंग करते हो, आप क्वालिटी और क्वांटिटिव इसमें देखोगे कहाँ पे रिसोर्स मिल रहा है। मतलब कि आप सबसे पहले आप सर्वे करोगे कि भाई रिसोर्स कहाँ पर है, किस क्वालिटी का है, कितनी क्वांटिटी में है। पहला तो स्टेप यही हुआ कि आप पहले तो सर्वे करोगे, भाई पता लगाओगे ना कहाँ पे कितना रिसोर्स है, किस क्वालिटी में है, क्या क्वांटिटी है। उसके बाद आते हैं, दूसरा क्या है कि प्लानिंग स्ट्रक्चर। भाई आपको एक प्लानिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे करना पड़ेगा, जैसे एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आपके पास है कि नहीं है, आपके पास उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। स्किल आपकी है, मतलब स्किल को डेवलपमेंट करना पड़ेगा किसी रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है बेटा स्किल। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। अब रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आपको एक अलग से इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना पड़ेगा, आपको एक इंस्टीट्यूट बनाना पड़ेगा। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है। अब तीसरा क्या है कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको मैच करना पड़ेगा अपने जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है उसके साथ, उसको क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हाँ, तो आगे देखेंगे बेटा, आगे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स को किस हिसाब से कंजर्व करता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने रिसोर्स को क्लासीफाई कैसे कर रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे देख लेते हैं, क्या हुआ, फॉरेस्ट। सबसे पहले देखेंगे फॉरेस्ट देखते हैं। तो फॉरेस्ट आपने देखा कि आपके रिसोर्स, कई सारे फॉरेस्ट में भी आपको रिसोर्स मिलते हैं। जैसे कौन कौन से रिसोर्स मिलते हैं आपको फॉरेस्ट से, आपको मिलेगा, आपको मेडिसिन मिलते हैं, आपको फर्नीचर के सामान मिलते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कुछ लैंड ऐसे होते हैं जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते, जैसे बैरन और वेस्ट लैंड हो गया। बैरन मतलब बंजर ज़मीन हो गई, वेस्ट लैंड होगा, ये इसमें अवेलेबल नहीं होते हैं। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल, मतलब कि ऐसी लैंड जो एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। उसके बाद अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसमें आप फैलो लैंड को इंक्लूड नहीं करते हो, जैसे परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। क्या हुआ कि कुछ ऐसे लैंड होते हैं जो परमानेंट पास्चर होते हैं, मतलब कि वहाँ पे जो चरवाहे होते हैं, ग्रेजिंग करवाते हैं वो, ठीक है, वहाँ पे अपने कैटल्स को ग्रेज करवाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं मिसलेनियस ट्रीज जहाँ पे ग्रोन होते हैं। और क्या होता है कल्चरेबल वेस्टलैंड, जहाँ पे कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब कि जैसे कोई मंदिर है तो मंदिर क्या, जो जितनी दूर में मंदिर फैला हुआ वो लैंड आप यूज़ नहीं कर पाते हो, वो सिर्फ मंदिर के लिए है, ठीक है। उसके बाद फैलो लैंड क्या बेटा, करंट फैलो लैंड होती है और एक अनकरंट फैलो अदर देन करंट फैलो लैंड होती है। मतलब कि फैलो लैंड क्या होती है कि जो आपने अभी छोड़ रखा है, अभी आपने कुछ ही सालों के लिए छोड़ रखा है, उसे फैलो लैंड बोलो, करंट फैलो लैंड। और जिन्हें आप 5 साल तक छोड़ दिया, इससे ज़्यादा छोड़ दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, अदर देन करंट फैलो लैंड, ठीक है। फिर एक आता है अनकल्टिवेटेड लैंड। कुछ ऐसे लैंड होते हैं जहाँ पे आप कल्टिवेशन नहीं करते हो, अनकल्टिवेटेड आप ऐसे छोड़ देते हो, ठीक है। उसके बाद हाँ, लैंड डिग्रेडेशन। अब देखो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, डिग्रेड का मतलब क्या होता है, डिग्रेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ की जो ग्रेडिंग है वो कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ होता है आपका लैंड डिग्रेडेशन। सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज क्या है ये पढ़ते हैं हम, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज, तो सबसे पहले कॉजेज देख लो बेटा आप, डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहला कॉज क्या है, डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि आप एक लार्ज अमाउंट में, आप क्या करो, एक लार्ज अमाउंट में पेड़ों को काट दो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। फिर आता है माइनिंग की वजह से भी होता है। माइनिंग जैसे अगर आपको भाई माइनिंग करना है, आपको माइनिंग का मतलब क्या हुआ कि आपको जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करना है ज़मीन से, तो आप माइनिंग करोगे। अब माइनिंग करोगे तो ऊपर के लेयर को हटा दोगे, सॉइल्स को, तो लैंड को, तो क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो गई। उसके बाद क्वायरिंग, आपको स्टोन निकालना है, आपको रेत निकालनी है, तो आप क्या करोगे, क्वायरिंग करोगे, उसकी वजह से भी आपकी जो मिट्टी होती है वो ख़राब होती है। ओवर ग्रेजिंग, अगर ज़्यादा आप उस पर ग्रेजिंग करवा रहे हो तो उसकी वजह से भी आपकी लैंड डिग्रेड होती है। फिर आता है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, मतलब कि कई बार इंडस्ट्री की वजह से भी जो लैंड होती है वो डिग्रेड हो जाती है, जैसे वो केमिकल रिलीज़ करते हैं, ठीक है, या पॉल्यूशन फैलाते हैं, ठीक, या लार्ज एरिया में वो अपना इंडस्ट्री सेटअप कर देते हैं। और लास्ट का बेटा ओवर इरीगेशन, क्या होता है, ओवर इरीगेशन क्या होता है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई कर दो, तो सिंचाई की वजह से क्या होता है कि जो पानी होता है, वाटर होता है, वो क्या करता है, उस न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ नीचे ले जाता है,
ठीक है, वाटर क्या कर लेगा, उस न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ नीचे ले जाएगा, तो उससे क्या होता है, ओवर इरिगेशन की वजह से भी लैंड डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं लैंड कंजर्वेशन। अब आपने डिग्रेड तो करवा दिया है ना, डिग्रेड तो करवा दिया, अब चलो बचाते भी तो हैं, बचाना भी तो है ही नहीं। बचाओगे कैसे, बताओ कैसे बचाओगे, ऐसे तो नहीं जाके ऐसे पकड़ लोगे, है ना, ऐसे नहीं पकड़ोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्वेशन क्या करोगे, सेटिंग लैंड्स असाइड टू रिमेन अनटच्ड। ठीक है, आप जमीन लैंड को कुछ ऐसी जगह पे प्रोटेक्ट कर दो, ठीक है, जहाँ पे जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना हो, जैसे नेशनल पार्क हो गया, जैसे क्या हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वहाँ पे अगर आपका गौर दिया तो नेशनल पार्क्स में क्या होता है कि वहाँ पे जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है वो कम होता है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे आपको कोई लैंड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। फिर कंजर्वेशन असेसमेंट क्या हुआ बेटा, कंजर्वेशन असेसमेंट की कुछ लीगल एग्रीमेंट्स बना दो, क्या कर दो, लीगल एग्रीमेंट बना दो जो रिस्ट्रिक्टिंग डेवलपमेंट वाइल लैंड ओनर्स रिटेन ओनरशिप। कि जब लैंड ओनर की भाई उसकी ओनरशिप हो उसके बाद भी उसमें कुछ डेवलपमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दो, जैसे मान लो आप वहाँ पे बिल्डिंग नहीं बना सकते, आप वहाँ पे माइनिंग नहीं कर सकते, ऐसी सारी चीज़ें करते हैं। दूसरा क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करो, मतलब कि आप कुछ ऐसे क्रॉप रोटेशन करो, मतलब कि क्रॉप रोटेशन करो जिसकी वजह से आपकी जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। साथ में कवर क्रॉप्स करो। कवर क्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे क्रॉप्स जिनको आप कवर करके भी कर सकते हो। ठीक है, कंजर्वेशन टेलेस, मतलब कि आप उसको बचाओ, काफ़ी सारे मतलब कि आपकी जो मिट्टी है वो बह ना, मतलब कि इधर उधर पानी के साथ ना रिमूव हो जाए, वो सारी चीज़ें देखना है। रीफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन, आपको क्या करना है, लार्ज अमाउंट में पेड़ पौधों को लगाना। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होता है, प्लांट आपको ट्रीज़ को प्लांट करना है, फॉरेस्ट बनाना है। इससे होता है क्या बेटा कि जब बारिश होती है तो वो उसके वाटर के साथ जो काफ़ी सारी लैंड क्या होती है वहाँ से हट जाती है, तो जो अपर लेयर हट गई तो क्या होगा, लैंड डिग्रेड हो जाएगी उसके, क्योंकि अपर लेयर में ही अधिकतर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो उससे बचाता है हमारा ट्रीज़। वाटर सेट प्रोटेक्शन। वाटर सेट प्रोटेक्शन क्या होता है कि कंजर्विंग रिपेरियन एरियाज एंड वेटलैंड टू इंप्रूव द वाटर क्वालिटी। ठीक है, जो वेटलैंड एरिया है, जो रिपेरियन एरिया है, उनको कंजर्व करो, उनका बचा के रखो ताकि जो वाटर क्वालिटी इंप्रूव हो सके। ठीक, उसके बाद आते हैं लैंड ट्रस्ट एंड डोनेशन। ठीक है, कुछ लैंड ट्रस्ट और डोनेशन करो, मतलब कि प्राइवेट लैंड ओनर के साथ काम करो, जिससे क्या हो, जो कंजर्व कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, उनके प्रॉपर्टी को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए आप उनके साथ काम करो। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, सॉइल एज अ रिसोर्स। अब सिंपल था, आपने लैंड डिग्रेडेशन पढ़ लिया, ठीक है, लैंड कंजर्वेशन पढ़ लिया। अब हम करते हैं सॉइल का, स्टार्ट करते हैं। सॉइल क्या होता है, तो सॉइल होता है बेटा एक रिसोर्स होता है, बहुत बढ़िया रिसोर्स माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। ठीक है, सबसे पहला आता है बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास प्रोडक्शन क्या होता है, सिंपल सा है, सॉइल की वजह से आप क्या कर सकते हो, प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है सॉइल। ठीक है, आपको एनारोज के लिए आपको प्रोवाइड करता है, मतलब कि सिंपल सा आप कुछ भी उसमें कुछ भी कर सकते हो। वाटर न्यूट्रिएंट्स फॉर फूड, फाइबर एंड एनर्जी, मतलब कि सॉइल से आपको क्या मिलता है, आपको एनर्जी भी आप यूज़ कर सकते हो, आपको वाटर सॉइल की वजह से रिफाइन होकर, मतलब कि साफ़ सुथरा होकर मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है सॉइल से। उसके बाद आता है वाटर रेगुलेशन। वाटर रेगुलेट करता है, सिंपल सा है, जो पॉल्यूटेंट वाटर होता है वो सॉइल क्या कर देती है, उसको एकदम रिफाइन करके, मतलब एकदम साफ़ सुथरा करके रिफ्रेश करके फिर से आपके जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पे स्टोर करवा देती है। अगर सॉइल ना हो तो वो अच्छे से फिल्टर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी। हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी सिंपल सा है कि जो सॉइल है वो काउंटलेस ऑर्गेनिज्म और जेनस रिजर्वियर है, मतलब कि जो सॉइल है वहाँ पे अनगिनत जीव जो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे मिलते हैं। सॉइल में क्या मिलते हैं, अनगिनत वहाँ पे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, मतलब कि जो सॉइल है वो न्यूट्रिशन को साइकिल करती है, मतलब कि अगर न्यूट्रिशन खत्म हो गया तो उसको किसी हिसाब से फिर से साइकिल करके फिर से वापस रीजेनरेट करना है। ठीक है, रॉ मटेरियल सोर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ब्रिक्स। सिंपल सा है कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हो, सॉइल एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कि अगर आपको ब्रिक्स बनवाना है, आपको पॉटरी करवाना है, आपको फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी यूज़ होती है सॉइल। ठीक है, तो ये भी रॉ मटेरियल के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इंजीनियरिंग मीडियम, मतलब कि आपको जो इंजीनियरिंग मीडियम से आकर आपको बनवाना है, बिल्डिंग बनवाना है, तो उसको सपोर्ट कौन करता है, सॉइल करता है। ठीक है, रोड्स बनवाना है, सपोर्ट कौन करेगा, सॉइल करेगी। ठीक है, जो और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बनवाना है, कहाँ बनवाओगे, सॉइल में तो बनवाओगे, ऐसा तो है नहीं हवा में बनवा दोगे, है ना। तो इन सब चीज़ों को सॉइल इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, उसके बाद अगला एल्यूवियल सॉइल। अब टाइप्स ऑफ सॉइल क्या होता है बेटा, टाइप्स ऑफ सॉइल होता है, सबसे पहले आता है एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, तो एल्यूवियल सॉइल क्या होते हैं, व्हाट इज एल्यूवियल सॉइल। फॉर्मेशन कहाँ हुआ, मैंने आपको बताया फॉर्मेशन होता है सेडिमेंट्स के द्वारा।
ठीक है। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं जो हिमालयन माउंटेन्स होते हैं। तो हिमालयन माउंटेन्स हो गया, वहाँ से जो रिवर ओरिजिनेट हुई है वो अपने साथ सेडिमेंट्स लाते हैं, अपने साथ सेडिमेंट्स लाएंगे, उसको इकट्ठा करते हैं नर्दर्न प्लेन में, तो वहाँ से फॉर्म होती है बेटा एल्यूवियल सॉइल। तो आपसे कोई पूछे एल्यूवियल सॉइल कैसे फॉर्म होती है, तो आप बोलोगे सर एल्यूवियल सॉइल फॉर्म होती है हिमालयन रिवर्स की वजह से। ठीक है, हिमालयन रिवर्स के साथ जो सेडिमेंट्स आते हैं वो इकट्ठा करते हैं एल्यूवियल सॉइल्स को। ठीक है, उसके बाद फर्टिलिटी देखो बहुत बढ़िया फर्टिलिटी मानी जाती है, बहुत गजब की फर्टिलिटी मानी जाती है एल्यूवियल सॉइल की, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप यूज़ होते हैं, ग्रो होते हैं, मेनली राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन और जूट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स देख लो फटाफट। एक आता है खादर, पहले क्या होता है बेटा खादर। खादर क्या होता है, एक न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है, इसे हम न्यू एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं, नई। ठीक है, फाउंड इन लोअर फूड प्लेन्स ऑफ द फाइन टेक्सचर एंड मोर फर्टाइल। क्या होता है कि लोअर फ्लड प्लेन्स एरिया में मिलता है एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, बहुत फाइन टेक्सचर होता है इसका, बहुत फाइन मतलब कि इसमें बड़े बड़े इसमें पार्टिकल्स नहीं होते हैं, और फर्टाइल बहुत होती है। दूसरा टाइप होता है बांगर। बांगर क्या होता है बेटा, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल मानते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम ओल्ड एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। ये इतना ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स नहीं होते, इसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर भी मिलते हैं, और जो फर्टाइल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बेटा ये। तो आपने देखा ये आपको कई सारे इंडो गैंगेटिक प्लेन में मिला है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में मिला है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और भी बहुत सारे कोस्टल एरियाज में मिलती है आपकी क्या एल्यूवियल सॉइल। तो पहली टाइप की एल्यूवियल सॉइल हमारी खत्म हुई। उसके बाद वाली सॉइल क्या होता है बेटा, उसके बाद की हमें है ब्लैक सॉइल। हमें क्या पढ़ना है उसके बाद, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल देख लेते हैं कैसा टेक्सचर होता है, कैसा कलर होता है। देखो नाम से पता चल रहा है क्या है ब्लैक सॉइल, नाम से क्या पता चल रहा है, ये क्या आ गया, ठीक है, नाम से क्या पता चल रहा है बेटा, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक मतलब काला है ना। कलर एंड टेक्सचर, कलर टेक्सचर कैसा होता है, तो रेंजेस फ्रॉम द डीप ब्लैक टू कैल्सिनेट ब्राउन, मतलब कि सिंपल सा है, ब्लैक से लेकर थोड़ा ब्राउनिश होती है। ठीक है, और उसके बाद में कहाँ से होता है भाई, व्हेन वेट, मतलब कि सिंपल सा है, बहुत पतली, मतलब कि चिपचिपी हो जाती है जब वेट रहती, गीली रहती है, और जब ड्राई रहती है तो ऐसे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। देखो जब ड्राई रहेगी तो ऐसे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे देखो क्या देखते हैं, तो सबसे पहले मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल माना जाता है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव सॉइल मानी जाती है किसको, ब्लैक सॉइल को। ठीक है, किसके लिए कौन कौन से क्रॉप यहाँ पे ग्रो होते हैं, मेनली कॉटन हो गई, सोयाबीन हो गया, वीट हो गया, पल्सेस हो गया, सनफ्लावर एंड शुगर केन, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है ब्लैक सॉइल। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, आप देख लो फटाफट कहाँ कहाँ मिलता है आपको, डेक्कन प्लेट्यूज में मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी मिलता है कि आपका ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल क्लियर हुआ, सिंपल सा है, ब्लैक टू ब्राउनिश कलर का होता है। जब गीला रहता है तो भाई चिपचिपी से होते हैं, थोड़ा सा वेटी होते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे जब सूखा होता है तो इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। क्या होते हैं, क्रैक्स डेवलप होते हैं। एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बहुत प्रोडक्टिव सॉइल मानी थी पूरी दुनिया में। सबसे पहले कौन कौन से इसमें क्रॉप्स आते हैं, आपके कॉटन आ गए, सोयाबीन हो गया, वीट, पल्सेस, सनफ्लावर, शुगर केन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया कहाँ 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 है। ठीक है, उसके बाद अगली क्रॉप्स कौन सी है, अगली सॉइल क्या है, रेड एंड येलो सॉइल। क्या है, रेड एंड येलो सॉइल। अब देखो इसकी कलर से भी आपको पता चल रहा है रेड एंड येलो सॉइल क्या है। रेड एंड येलो सॉइल कलर एंड कंपोजिशन क्या है, द रेड कलर अराइज फ्रॉम द फेरिक ऑक्साइड while the yellow color is due to the hydrated ferric oxide। ठीक है, दे आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। क्या होता है, सिंपल सा बेटा कि ये रेडिश होता है किसकी वजह से, फेरिक ऑक्साइड, मतलब कि सिंपल सा इसमें आयरन कंटेंट होता है, उसकी वजह से रेडिश देख रहा है। जब ये गीली हो जाती है, ठीक है, मतलब कि जब वेट हो जाती है तो किस में फॉर्म होती है बेटा, ये येलो कलर में हो जाती है। मतलब सूखी रहेगी तो रेड दिखेगी और गीली हो जाती है तो येलोइश दिखती है। ठीक है, इसमें आपको नाइट्रोजन बहुत कम मिलेगी, फॉस्फोरस कम मिलेगा और ह्यूमस भी बहुत कम मिलता है कि इसमें रेड एंड येलो सॉइल में। ठीक है, सॉइल टेक्सचर क्या हुआ कि सैंडी थोड़ी होती है, पोरस होती है एंड वेरिएबल अपलैंड टू फाइन ग्रेन रिच लोम इन द लो लाइंग एरियाज। ठीक है, फाइन ग्रेन्स आपको बड़े बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे अपर एरियाज में, और लोअर एरियाज में आपको लो मतलब कि आपको क्या मिलेंगे, रिच लोम इन लोइंग एरिया, लो लाइंग एरिया, मतलब कि जो नीचे वाली एरियाज होते हैं वहाँ पे थोड़े
रिच लोम्स होते हैं, ठीक है। उसका ऑक्यूरेंस इन इंडिया, इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं बेटा, तो आपके मिलते हैं बेटा मेनली सदर्न मिलते हैं, ईस्टर्न पार्ट में, सदर्न और ईस्टर्न पार्ट में मिलते हैं डेक्कन प्लेट्यूज के, ठीक है। तमिलनाडु में मिलते हैं, कर्नाटका में मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, यहाँ आपको मिलते हैं बेटा क्या, यहाँ मिलते हैं आपको रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। इसके बाद कौन सी सॉइल आती है बेटा, इसके बाद आती है आपकी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल का देखो फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पर है, कैसा हुआ फॉर्मेशन इसका, ठीक है। तो फॉर्मेशन इसका कैसा हुआ, तो फॉर्मेशन हुआ डेवलप विया द लीचिंग ऑफ द सिलिका एंड लाइम्स ड्यू टू अल्टरिंग वेट एंड ड्राई सीजन, ठीक है। सिंपल सा है, किसकी वजह से हुआ, तो ये सिलिका और लाइम की वजह से ये फॉर्मेशन हुआ, जब ड्राई और वेट सीजन की मतलब कि चेंजेस होते रहते हैं बार बार, ठीक है। लिविंग बिहाइंड आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे क्या इसमें क्या मिलते हैं बेटा, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वजह से भी क्या बनी लेटराइट सॉइल, ठीक है। कलर और टेक्सचर रेडिश होती है, कलर क्या होता है, रेडिश कलर ड्यू टू द हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट, ठीक है। ये थोड़ा रेडिश होती है क्योंकि इसमें हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट होता है, ठीक है। ग्रेनुलर और ग्रेवली इन टेक्सचर, ठीक है, सिंपल सा है, ग्रेन इसके थोड़े बड़े बड़े होते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज, देख लिया। एसिडिक इन नेचर, नेचर में कैसे होती है बेटा, एसिडिक होती है, विथ हाई स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, व्हेन ड्राई मेक इट आइडियल फॉर द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सिंपल सा है कि जब ये ड्राई हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा कठोर मानी जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा कठोर हो जाती है, जिसकी वजह से ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, कौन सी, लेटराइट सॉइल, ठीक है। फिर लोकेशन कहाँ कहाँ मिलती है आपको, तो आपने देखा ट्रॉपिकल रीजन विथ हाई रेनफॉल, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे मिलती है ये, ठीक है। जैसे केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम में मिलती है आपकी क्या, लेटराइट सॉइल, ठीक है। तो समझ आ गया होगा लेटराइट सॉइल भी। आगे देखते हैं, इसके बाद कौन सी सॉइल आती है बेटा, इसके बाद आती है एरिड सॉइल, ठीक है। एरिड सॉइल क्या होती है, एरिड सॉइल होती है आपकी, कलर एंड टेक्सचर देखते हैं सिंपल सा इसका, तो कलर रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन, इसका कलर कैसा होता है, रेड टू ब्राउन होता है। टाइपिकली सैंडी इन टेक्सचर, मतलब कि थोड़ा रेतीली होती है एरिड सॉइल। उसके बाद वाटर डेफिशिएंसी ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड रैपिड इवेपोरेशन, दे लैक मॉइस्चर एंड हैव लो ह्यूमस कंटेंट, मतलब कि सिंपल सा है कि यहाँ पे ऐसी जगह पे ये पाई जाती है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और रैपिड इवेपोरेशन होता है। क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रैपिड इवेपोरेशन होता है, जिसकी वजह से ये अपने मॉइस्चर को लूज कर देते हैं, ठीक है। लो फर्टिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि नाइट्रोजन इसमें कम होती है, बट कंटेन हाई लेवल ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। नाइट्रोजन कम होता है लेकिन फॉस्फेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी फर्टिलिटी क्या होती है इसकी, कम मानते हैं इसे, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलती है बेटा ये, 1/3 ऑफ द अर्थ लैंड सफर्ड प्राइमरली इन द डेजर्ट एंड एक्सरिस स्क्रब लैंड, मतलब कि सिंपल सा है, जो डेजर्ट एरिया होता है आपके एरिड सॉइल मिलती है, ठीक है। एरिड सॉइल के बाद क्या आता है बेटा, एरिड सॉइल के बाद आता है फॉरेस्ट सॉइल। देखो नाम से पता चल रहा है, जो फॉरेस्ट के एरिया में मिलते हैं सॉइल उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। आगे देखते हैं, तो स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ एन अपर ऑर्गेनिक लेयर, जैसे ओ हॉरिजेंटल लेटर एंड डीपर इन मिनरल लेयर विद द रूट्स मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द टॉप 6 इंचेस। क्या हुआ, सिंपल सा है कि फॉरेस्ट में मेनली मिलते हैं ये, ठीक है। स्ट्रक्चर आपने बता दिया कि जो अपर और ऑर्गेनिक लेयर होती है इसमें, मतलब अपर की जो लेयर होती है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक होती है, बहुत फर्टाइल होती है, बहुत सही होती है। उसके बाद एसिडिक एंड फर्टिलिटी, ऑफर एसिडिक ड्यू टू द न्यूट्रिएंट्स लीचिंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ क्या लिखा है, लिटर येट रिच इन ह्यूमस। सिंपल था कि ये कैसी होती है बेटा, एसिडिक होती है। नेचर कैसा होता है इनका, एसिडिक होता है, और ह्यूमस इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है, किसमें, फॉरेस्ट सॉइल में। फिर फॉर्मेशन देखते हैं, इन्फ्लुएंस बाय द क्लाइमेट, कहाँ कहाँ फॉर्मेशन होता है, तो क्लाइमेट और टोपोग्राफी एंड पेरेंट्स रॉक, ठीक है। सिंपल सा है, जो पेरेंट रॉक होता है उसकी वजह से भी मिलता है, जो टोपोग्राफी है वहाँ की उस हिसाब से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हाई वेरिएबिलिटी फ्रॉम द सैलोज माउंटेज एंड सॉइल टू डीप फॉरेस्ट फ्लोट्स। क्या सिंपल सा है कि जो फॉरेस्ट है उसकी वजह से, जैसे बड़े बड़े जहाँ जहाँ फॉरेस्ट फैले हैं वहाँ पे आपको फॉरेस्ट सॉइल मिल रहे हैं, वहाँ की टोपोग्राफी की वजह से, वहाँ के पेरेंट्स रॉक की वजह से ये अलग अलग वेरिएबिलिटी इनकी बढ़ती रहती है, वेरिएबल होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉइल इरोजन। अब देखो सारे सॉइल के टाइप हमने पढ़ लिया, कौन कौन से हमने पढ़ा, हमने पहले पढ़ा एल्यूवियल सॉइल, फिर हमने पढ़ा ब्लैक सॉइल, फिर हमने पढ़ा रेड एंड येलो सॉइल, फिर लेटराइट सॉइल, फिर हमने पढ़ा एरिड सॉइल, और उसके बाद फिर फॉरेस्ट सॉइल पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन क्या होता है, व्हाट इज सॉइल इरोजन। तो सिंपल था, सॉइल इरोजन होता है बेटा कि जब टॉप लेयर ऑफ सॉइल रिमूव हो जाती है, किसकी वजह से,
टॉप लेयर ऑफ सॉइल रिमूव होती है, इसे सॉइल इरोजन कहते हैं। कॉजेज क्या है, तो किसकी वजह से होती है, पहले तो वाटर इरोजन, मतलब कि जब क्या होता है रेन ड्रॉप डिटैच सॉइल पार्टिकल्स, मतलब कि सिंपल सा जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से वाटर की वजह से जो ऊपर की लेयर होती है उसके साथ वाटर के साथ निकल जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर इरोजन। विंड इरोजन क्या होता है, हवा की वजह से, विंड की वजह से काफ़ी कई बार तूफान आते हैं या विंड बहुत तेज चल रही है उसकी वजह से इरोजन हो जाता है सॉइल का, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या, ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से भी क्या होता है सॉइल इरोजन, जैसे डिफॉरेस्टेशन उन्होंने कर दिया, ओवर ग्रेजिंग कर दी, इंटेंसिव फार्मिंग कर दी, अर्बनाइजेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सॉइल इरोजन को बहुत थाउजेंड्स ऑफ टाइम ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इसकी वजह से सॉइल इरोजन बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है, ठीक है। टिलेज इरोजन क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ सॉइल फ्रॉम फार्म मशीनरी विथ ब्रेक्स डाउन द सॉइल स्ट्रक्चर। सिंपल सा है कि कई बार ऐसे वैसे मशीनरीज की वजह से भी क्या होता है सॉइल इरोजन होने लगता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बेटा, सॉइल को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं। आपने देख तो लिया कि कैसे किस हिसाब से ये खत्म होता जा रहा है, इरोजन होता जा रहा है। अब बचाना कैसे है, तो सबसे पहले क्रॉप रोटेशन करना है हमें क्या करना है, हमें क्रॉप रोटेशन करना। देखो पहले भी आया था ये वर्ड क्रॉप रोटेशन, अब आप पढ़ोगे पूछोगे सर ये क्रॉप रोटेशन क्या होता है, आपने पहले भी बोला, तब देखते हैं क्रॉप रोटेशन क्या होता है। तो प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सीक्वेंस टू रिप्लेनिश स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। सिंपल सा है कि आपको अलग अलग आपको क्रॉप्स लगानी है, एक क्रॉप आप नहीं लगाओगे जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सके, सॉइल रिप्लेनिश कर सके, न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सके, रिप्लेनिश कर सके। कवर क्रॉप्स, कवर क्रॉप्स क्या होता है, प्लांटिंग नॉन कैश क्रॉप, नॉन कैश क्रॉप को आपको प्लांट करना, जैसे टू कीप सॉइल कवर्ड बाय द ईयर राउंड एडिंग द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अब देखो कैश क्रॉप क्या होते हैं बेटा, कैश क्रॉप होगा जो लंबा साल लग जाते हैं, उसमें एक साल लग जाता है उसको ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब एक साल हुआ आपने उसको किया, फिर वो जब कट हो गए फिर से वही क्रॉप लगा दिया आपने, तो जिसकी वजह से उसकी जो सॉइल फर्टिलिटी होती है लूज कर जाती है, मतलब उसकी रिप्लेनिश नहीं हो पाएगा। तो आपको कवर क्रॉप्स लगाना जिसको एक कुछ सीजन, जैसे आपने देखा वीट लगाया तो वीट 6 महीने चलेगा, फिर 6 महीने के बाद आप राइस लगा देते हो, तो वीट ने जो न्यूट्रिएंट लिया है उसको राइस नहीं लेगा, राइस दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन लेगा, और जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन खत्म हुआ वीट ने खत्म किया है तो उसको क्या करेगा, वो रिप्लेनिश कर लेगी हमारी सॉइल, ठीक है। उसके बाद है कंजर्वेशन टिलेज, ठीक है। टिलेज को आपको कंजर्व करना मतलब कि आप उसको उतना ज़्यादा टिल ना करो, रिड्यूस ना करो, जैसे मिनिमाइजिंग सॉइल डिस्टर्बेंस टू कीप सॉइल स्ट्रक्चर इंटैक्ट। क्या सिंपल सा आप उतना ज़्यादा, जैसे क्या होता है कई बार कुछ लोग ज़्यादा टिलिंग कर देते हैं, ठीक है, बहुत गहरे तक टिलिंग कर देते हैं जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी लूज हो जाती है, सॉइल इरोजन जल्दी हो जाता है। कॉन्टोर फार्मिंग करना है आपको। कॉन्टोर फार्मिंग क्या होता है, प्लाइंग एंड प्लांटिंग अक्रॉस अ स्लोप फॉलोइंग ए नेचुरल कर्व टू स्लो वाटर फ्लो। क्या हो, सिंपल सा आपको कई बार ऐसे बनाना है, जैसे पहाड़ी इलाकों में मेनली बनता है तो पहाड़ों पे क्या करते हैं स्लोप टाइप का बना लेते हैं। अब अगर ऐसे रहेगा सीधा तो ऊपर से पानी बहुत स्पीड में आएगा और सॉइल को अपने साथ ले जाएगा, तो उन्होंने बैरियर लगा दिया, काउंटर बना दिया, जिसकी वजह से पानी आया, पहले ऊपर रुका, फिर उसके नीचे आया, फिर उसके नीचे आया, फिर उसके नीचे आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पानी का फ्लो कम हुआ, जिसकी वजह से सॉइल को उसने अपने साथ नहीं ले जा सकता। और आता है टेरेसिंग। टेरेसिंग क्या होता है, बिल्डिंग स्टेप ऑन द स्टेप स्लोप द रिड्यूसर। ठीक है, सिंपल सा है कि स्टेप बना दो, ऐसे सीढ़ी नुमा बना दो, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि पानी का फ्लो कम हो जाता है। विंड ब्रेक्स, आपको विंड ब्रेक कैसे कर सकते हो, मतलब कि हवा को कैसे रख सकते हो, तो प्लांटिंग ट्रीज, आपको ट्रीज प्लांट करना है, आपको स्ट्रब्स बनाने हैं, तो रिड्यूस विंड इरोजन। विंड इरोजन को बचाने के लिए आपको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हुआ आपका ये चैप्टर खत्म। अब देखते हैं सिंपल से एक बार फिर से सॉइल कंजर्वेशन को क्या होता है भाई, सॉइल कंजर्वेशन वही होता है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं सॉइल को बचाने का मेथड। अब किस वजह से आप बचा सकते हो, किस मेथड से बचा सकते हो, वो यहाँ पे लिखे गए। ठीक है, तो चैप्टर में हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इस रिसोर्स क्या होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, रियो दे जेनेरियो पढ़ लिया हमने एजेंडा 21 पढ़ा, हमने सॉइल्स के टाइप्स पढ़े, हमने इसको उनके लैंड डिग्रेडेशन पढ़ा, उनके कॉजेज़ पढ़े, उनको बचाने के मेथड्स पढ़े, हमने पढ़ा सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आज चैप्टर में कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में जो भी डाउट आया हो या कुछ भी आपको क्वेरी हो आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ठीक है, और अगर ये नोट्स चाहिए फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर देंगे और वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो आपको लाइक कर देना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।